Namaste everyone. My name is Seema. I'm a yoga therapist and योग साधक. Okay. So आज का जो हमारा सेशन है वो है नेचुरोपैथी के ऊपर. नेचुरोपैथी हमने सब्जेक्ट भी नेचुरोपैथी के साथ कनेक्टेड है और नेचुरोपैथी के थ्रू ही हम उसके कैसे इलाज निकाले और कैसे हम उसके ऊपर काम करें, ये नेचुरोपैथी के थ्रू आपको पता चलने वाला है आज के हमारे सेशन में. जैसे धूप, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश, इन 5 तत्वों का पूरी तरह से हमारे शरीर पे एक ठहराव होता है. वो पांचों तत्व जैसे हमारे शरीर पे काम करते हैं, वैसे ही एक महत्वपूर्ण होता है हमारा आहार. हमारा आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के ऊपर काम करने के लिए. यानी जो जैसा आहार वैसा शरीर, ऐसे कहा जाता है. तो आहार एक महत्वपूर्ण भाग है हमारी दिनचर्या का, हमारे शरीर के लिए काम करने का. जो आहार डिसाइड करता है कि आपका शरीर कैसा है और कैसा होना चाहिए. तो इस आहार को कैसे लेना चाहिए, इस आहार के कंसेप्ट क्या होते हैं कि आहार हमारे, अगर हम रोगी है, निरोगी है, तो भी हमें हमारा आहार बहुत ही अच्छे सही ढंग से बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, उसको संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है. तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो आहार को नहीं समझ पाते हैं कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए, किस ऋतुचर्या के साथ कैसे होना चाहिए. बट आज हम नेचुरोपैथी के थ्रू समझेंगे कि हमारा आहार हमें लिए कितना हेल्पफुल होता है अगर हम उसे सही ढंग से बैलेंस करते हैं. तो यही जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई है डॉक्टर शिखा गुप्ता. डॉक्टर शिखा गुप्ता लखनऊ से है और डॉक्टर शिखा गुप्ता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक ऑफ लखनऊ. इनका क्वालिफिकेशन है बीएससी एनडीवाईडी बीजीडीएन वाईसी, बोर्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा यूपी उत्तर प्रदेश. इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी के साथ. डॉक्टर शिखा रेखी मास्टर भी है और एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे मतलब थेरेपी से भी वो अपने पेशेंट को हैंडल करती हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अपने नेचुरोपैथी का ज्ञान देती है और लोगों को नेचुरोपैथी की तरफ लाने की कोशिश करती है. जैसे कि डीडी उत्तर प्रदेश पे प्रदेश चैनल पे एक कार्यक्रम आता है स्वस्थ संजीवनी और 93.5 एफएम के प्रोग्राम में सेहत की बात डॉक्टर के साथ, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनकी जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नेचुरोपैथी का अवेयरनेस लाते हैं. स्पेशल वर्क इन कोविड-19, जैसे कोविड का एक क्राइसिस आया था जिसमें उन्होंने नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा हाथ है कोविड के टाइम में पेशेंट को हैंडल करने का. जैसे कोविड को पूरी तरह से अगर ठीक करना है तो नेचुरोपैथी ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है. नेचुरोपैथी के कुछ थेरेपीज, ट्रीटमेंट ये बहुत ही हेल्पफुल हुई है कोविड पेशेंट के लिए. तो वैसे ही उनकी एक टीम थी और टीम के साथ उन्होंने काम करके काफी पेशेंट को सही किया है और तंदुरुस्त किया है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से. उनका फिर डॉक्टर शिखा काफी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है. जैसे कि मैंने बहुत यहाँ पे उनका लिस्ट कम निकाला है. स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ WICC यानी वुमन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फूड एंड न्यूट्रिशन, द इंटरनेशनल एसोसिएट ऑफ लायंस क्लब लखनऊ और भी कुछ एसोसिएट है ऑर्गेनाइजेशन से. लास्ट 2 ईयर से उन्होंने नेचुरोपैथी का एक ऐसा कोर्स स्टार्ट किया है जो काफी लोगों तक पहुंचा सके, कि नेचुरोपैथी जान सके लोग कि नेचुरोपैथी होता क्या है, नेचुरोपैथी के कंसेप्ट क्या है, ये जानने के लिए लोग उन्होंने 2 ईयर से उनका एक नित्य क्रम से हर महीने उनका एक कोर्स चलता है और यह कोर्स का नाम है बेसिक नेचुरोपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम. इसके थ्रू वो जिनको अगर नेचुरोपैथी सीखना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जिनको सिर्फ अपने सेहत के लिए एक नॉलेज चाहिए उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है. अवार्ड से भी काफी सम्मानित है. GTI वशिष्ठ सेवा अवार्ड इन नेचुरोपैथी एंड योगा 2017. 2019 में आइकॉन अवार्ड through Yoga Lovers Organization in Delhi in the field of wellness. प्राकृतिक चिकित्सा रत्न अवार्ड थ्रू
सहम परमार्थ सेवा समिति 2016 और भी कुछ है। मतलब एक्चुअली मैम का बायोडाटा बहुत ही छोटा मैंने निकाला, यहाँ पे बहुत 1% है इनका। बहुत ही मतलब काफी नेचुरोपैथी 20 ईयर्स में इन्होंने अपनी इतनी तरक्की कर ली है नेचुरोपैथी में कि उनको एक जैसे इंस्पिरेशन मिलता है लोगों से कि नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट लेने से उनको एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। काफी पेशेंट को उन्होंने काफी डिसीजेस के ऊपर काम किया है, डिसीजेस के ऊपर अच्छी उनको ये मिली है कि हाँ इस ट्रीटमेंट को दिया है तो उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां से मिला है। पेशेंट सही हुए, पेशेंट अच्छे हुए तो उनको एक सामने और एक इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने और भी तरक्की की और भी आगे बढ़ती गई। और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे उन्होंने काफी रिसर्च पेपर भी है, उनकी आयुष से भी जुड़ी हुई है। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी ये अनम्यूट है। तो ये एक बहुत ही मैंने शॉर्ट उनका निकाला हुआ है। तो आप जैसे नेक्स्ट फिर हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर शिखा गुप्ता को कि शिखा गुप्ता मैम प्लीज आप अपना लेक्चर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा। शिखा जी, ये इतना बड़ा परिचय की आवश्यकता नहीं थी। रिज्यूम लिखे जाते हैं ऐसे ही, बड़े सारे लिख दिए जाएं, छोटी छोटी चीजें भी लिख दी जाएं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक चिकित्सा पे काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा कितना भी और मुझे सारी चीजें आती हो, पर मैं प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पे ही काम इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज बहुत कम है, लोग मिसगाइड हैं और बहुत सारा पता ही नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण में क्या है। इसलिए इसी सब्जेक्ट पे लगी हुई हूँ कि इसके बारे में सबको नॉलेज। निशा जी प्लीज अपना म्यूट कीजिए। या आप ही लोग म्यूट करेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा एक्चुअली, और मैं म्यूट कर दूंगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी कि सारे लोग म्यूट हो गए। थैंक यू। तो आप लोग क्योंकि विलिंगली जुड़े हैं तो विलिंगली दिखना चाहिए ना कि आप किसी सेशन के लिए विलिंगली जुड़े हैं। सो आज जैसा कि सीमा जी ने बताया कि हम लोग टॉक करने वाले हैं न्यूट्रिशन रिगार्डिंग नेचुरोपैथी। सो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में जो एक शब्द है वो है इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं और इम्यूनिटी को हम कैसे समझें। तो उस पर एक थोड़ा सा मेहनत करके एक अच्छी सी पीपीटी बनाई है, तो उसको हम लोग शेयर करते हुए समझते जाएंगे। तो हमें 2 मिनट दीजिए। न्यूट्रिशन थ्रू नेचुरोपैथी फॉर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिव डिजीजेस। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रख पाए और प्राकृतिक चिकित्सा का दृष्टिकोण क्या है और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिटॉक्स योर बॉडी नेचुरली। अपनी बॉडी को कैसे, सबसे बड़ा वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन जो हम सर्च करते हैं। तो उसके लिए हम अगर जाने कि डिटॉक्सिफिकेशन एक वर्ड क्या है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम मार्केट में सर्च करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो नेचुरोपैथ उस पर लिखा हो, चाहे वो यूनानी लिखा हो, चाहे एलोपैथ लिखा हो, हम सर्च करते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज फॉलोइंग a specific diet or therapy or product that claim to rid your body from toxins, thereby improving health and promoting weight loss। है ना, आपकी वेट को अपने आप वेट लॉस होता है। वेट लॉस के लिए कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप सही ट्रैक पर हैं तो धीरे, स्लो एंड स्टडी, अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो वेट लॉस खुद ब खुद होगा। देन बात करते हैं नेचुरोपैथी का रोल क्या है। Your body is well equipped to eliminate toxins and doesn't require special diet or expensive supplement to do so। हमारा बॉडी में एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम है, एक बेहतरीन डिटॉक्स सिस्टम है जो पूरे टाइम उसको क्लींजिंग का काम करता रहता है। हमारी बॉडी को किसी भी तरह के सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है डिटॉक्स करने के लिए। What to do? हमें क्या करना है? Enhance your body's natural detoxification system। जो हमारी बॉडी में क्लींजिंग का काम कर रहे ऑर्गन्स हैं और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको हमें बूस्ट कर देना है। बस वो एक्टिवेट रहेंगे तो हमारा काम अपने आप आता रहेगा, होता रहेगा। नेक्स्ट, व्हाई वी शुड डिटॉक्स। हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है?
एवरीथिंग डिकेज टाइम टू टाइम, आइदर नॉन लिविंग और लिविंग। कभी कभी हम ये कहते हैं कि हम तो बहुत सात्विक खाना खाते हैं, हमें एनिमास की जरूरत नहीं है, हमें फास्टिंग की जरूरत नहीं है, हम तो लगभग रोज ही फास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी वैल्यूज, छोटी छोटी बारीकियों तक जाएं तो ऐसा नहीं है। कितना भी कोई सात्विक रह रहा है फिर भी उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डिपोजिशन होएगा ही होएगा। एजिंग के साथ आर्टरीज और वेन्स में डिपोजिशन होएगा ही होएगा, हार्डनिंग होएगी ही होगी, तभी तो हम डेथ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज तो कोई किसी की डेथ ना हो, सब बिल्कुल लेकर के अपना, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो सभी लोग डिके होते हैं, सभी लोगों में एजिंग होती है। हाँ, एजिंग को आप बहुत ही अच्छा लाइवली कर सकते हैं, हेल्दी एजिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। So in non-living things we should use polishing for its longevity. Non-living things में हम हर ईयरली होली दीपावली ना वॉर्निश करा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जिससे उसका एकदम फ्रेग्रेंस और नेचुरलिटी मेंटेन रहती है। इसी तरह हमारी बॉडी एक मशीन है। Our capillaries become harder time to time due to deposition of minerals. Our peristaltic movement of intestine becomes slowed down due to aging, and rectum and colon become filled with old fecal matter. जो पुराना हो चुका है वो चिपका पड़ा रहता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, सिर्फ शंख प्रक्षालन एंड एनिमा दो ऐसी टेक्निक हैं जिनसे आप अपनी रेक्टम को और कोलोन को क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज सारा बाउल मूवमेंट जो भी है स्टिमुलेट हो सकता है, पर डिपॉजिट फीकल मैटर को कोई भी विधि निकाल नहीं पाती है। आगे बढ़ते हैं कि व्हेन वी शुड डिटॉक्स, हमें डिटॉक्स कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब हमें लगे कि हमें डिटॉक्स करना है। हमेशा जरूरत नहीं है, पर यू कॉन्स्टेंटली फील फटीग, स्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड, है ना। जब आप थके हुए महसूस करें, तनाव में महसूस करें, तब आपको डिटॉक्स करना है। यूर एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट हेडेक और लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, लगे कि आपको और शार्पन होना चाहिए, आप बार बार रिकॉल कर रहे हैं और चीजें भूल रहे हैं। यू ऑफन हैव स्किन ब्रेकआउट्स एंड ब्लेमिशेस और टायर्ड, आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं, आपकी स्किन में ब्लैकिशपन आ रहा है, डलनेस आ रही है, कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है, और आप जल्दी जल्दी कोल्ड के चपेट में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ आपको हो रहा है। और वायरस और बैक्टीरिया, बग्स, इन सब की जल्दी जल्दी आप उसमें आते हैं, इफेक्ट में आते हैं, और जल्दी जल्दी मेडिकेशन पे रहते हैं। और क्या क्या हो सकता है, आपका डाइजेशन ट्रबलसम हो, अनकंफर्टेबल हो, इरेगुलर हो, और आप बहुत ज्यादा कॉफी, अल्कोहल, ड्रग्स और सिगरेट यूज करते हो, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी डिटॉक्स करने की जरूरत होनी चाहिए। यू आर एक्सपोज टू कॉमन इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, समटाइम्स क्या होता है, हमारी जॉब ही ऐसी है कि किसी केमिकल फैक्ट्री में केमिकल्स बन रहे हैं और आप वहां पर हैं, ठीक है। कभी तो इस तरीके की जहां पेस्टिसाइड्स बनते हैं, आर्टिफिशियल स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, किसी के एटमॉस्फेयर में स्मोक किया ही जाता है और आप वहां बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स करने की जरूरत है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन कितनी तरह का हो सकता है। एक एलिमिनेटिव डाइट के थ्रू हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा फास्टिंग करके हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बारे में और जानेंगे। फास्टिंग तीन तरीके की हमने लिखी है, और आप इसको डिटेल में जानने के लिए आगे जुड़े रहें, प्रोग्राम्स करें, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चीजें देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई हैं। फास्टिंग 3 डेज की, 7 डेज की, 12 to 16 आवर्स फास्टिंग, है ना। 3 दिन की फास्टिंग, जिनको जो भी हम कंफर्टेबल बताते हैं कि आप सिर्फ फ्रूट्स पे रह सकते हैं 3 डेज की फास्टिंग के लिए। 7 डेज की फास्टिंग के लिए हम धीरे धीरे जाएं और धीरे धीरे वापस आएं। जो साल में 2 बार हम नवरात्रि की फास्टिंग करते हैं, तो लास्ट हमने साइंटिफिक फास्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन इसी तरह के चलाए थे, और वो यूट्यूब पे भी पड़े हैं, और आगे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आने वाले जब भी नवरात्रि होगी तो हम सब मिलके उसको त्योहार की तरह फास्टिंग करेंगे, जिससे बहुत अच्छा हम लोगों की पकड़ मजबूत होगी। 12 to 16 आवर्स फास्टिंग, ये आप सभी जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कहते हैं, कि हमारा बॉडी जब एकदम स्लो डाउन, एकदम स्टॉप कर दे, आप कुछ भी उसको फीड ना कराएं, तो ऑटोफेजी पे चला जाता है, और हमारी सेल्स जो है, जो अनवांटेड सेल्स हैं, बेकार सेल्स हैं, वो खुद ऑटोफेगी का शिकार होती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो ये 3 मेथड्स फास्टिंग के दौरान काम करते हैं।
अब बात करते हैं व्हाट टू स्टॉप कंज्यूमिंग। डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने एक डाइट का बात कही और एक फास्टिंग की, तो हमें क्या स्टॉप करना चाहिए खाना। A detox is your opportunity to give your body a break to allow your own self-cleansing and self-healing process to kick into gear. Your body is innately intelligent and period of cleansing a perfect way to hit and reset button and start a path of healthier, happier, more vibrant you. तो आप क्या क्या स्टॉप करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला, अच्छा इसमें ऐसा लगेगा हम लोगों को, जो लोग जानते हैं मुझे या नेचुरोपैथी जानते हैं वो ठीक है, पर ऐसा लगेगा कि फिर बचा क्या हमारे खाने के लिए। तो ये भी एक सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए एक बहुत रोल मॉडल बन के बैठी हुई हूँ। नेचुरोपैथी मुझे 20 साल से आई है और मैं 45 साल की हूँ, तो 45 इयर्स का ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसा जो बोल रही हूँ तो आपको लगे मैं ऐसा नहीं खाती हूँ, ठीक है। पर डिटॉक्सिफिकेशन करने के टाइम पे हमें क्या स्टॉप करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए और हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है, उनको आप समझें। शुगर व्हाइट पॉइजन है, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए जब आप डिटॉक्स करना चाहते हैं। जब मैंने बताया कि फास्टिंग करनी है तो आइदर आप फास्टिंग मत करें। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं बॉडी की हेल्थ के लिए तो सबसे पहले शुगर को बंद करना चाहिए। दिन में लोग 4-6 चाय पी करके फास्ट रखते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस फास्ट का। सेकेंड, कैफीन, अगेन चाय की बात आ गई या कॉफी की बात आ गई बहुत ज्यादा। रिफाइंड सीरियल्स, मैदा एंड पॉलिश्ड राइस, ये अगेन हमें स्टॉप करना चाहिए। टेबल सॉल्ट, सॉल्ट पे ही रख लेते हैं, पीनट्स भी भून रहे हैं तो उसमें खूब सारा सॉल्ट है, चिप्स भून रहे हैं तो सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं तो सेंधा नमक डाल दिया। रॉक सॉल्ट, अलग अलग तरह के सॉल्ट ले आए या अलग अलग तरीके की शुगर्स ले आए, सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए। शुगर तो शुगर ही है, कि उसमें से हमने एसेंस, गन्ना तो शुगर केन तो इतना पौष्टिक था वो तो हटाई दिया और वो उसकी चीनी क्रिस्टल फॉर्म में वो हमारे काम बेकार की हमारे काम में आ रही है। और अगर आप चीनी का मैकेनिज्म पढ़ो तो उसके पूरे जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी का यूज होता है। शुगर ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होती आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का कैल्शियम चाहिए उसको तभी वो डाइजेस्ट होती है। तो जब कैल्शियम नहीं मिलता तो वो बॉडी से कैल्शियम लेती है, सो इसलिए वो इतनी हार्मफुल है। फ्राइड फूड आप जानते ही हैं नहीं खाने चाहिए। एंड मिल्क, सो मिल्क इसलिए कि मिल्क बहुत प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए खास तौर पे। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी फूड कौन कौन से हैं, ये भी नहीं होने चाहिए और ये सारे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, है ना, जितने भी हमारी केन्ड बॉटल्स में ड्रिंक्स आते हैं वो सारे शुगरी ड्रिंक्स हैं, उसमें चीनी का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। तो आप जूस मत पियो, पर ऐसा पैक्ड जूस मत पियो। मोस्ट पिज्जास, व्हाइट ब्रेड, मोस्ट फ्रूट जूसेस जो पैक्ड है, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये क्या है, जो हम लोग कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने फोर्टिफाइड करके खूब प्रमोट किया है, ठीक है, ये हमारे लिए बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में तो है नहीं, इनको हम लोग फोर्टिफाइड कर रहे हैं, बहुत सारी मशीन से ट्रांसफर करके हमारे पास तक पहुंचे हैं। देन पेस्ट्रीज, कुकीज एंड केक्स, इसमें क्रीम का कंटेंट बहुत है और शुगर का कंटेंट अगेन बहुत है। फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स, ठीक है, अगेन ये फ्राइड है। ग्लूटेन फ्री जंक फूड, जिन पे ग्लूटेन फ्री लिखा होता है लेकिन अगेन वो जंक है, पैक्ड है। एवेगेव, नेक्टर, जितनी भी शहद है और उनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं वो भी सारे इसी लाइन में हैं कि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं जिस पे लिखा होता है लो फैट योगर्ट, वो भी पैक्ड है और वो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। लो कार्ब जंक फूड, ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। आइसक्रीम्स क्रिएट करती है इन्फ्लेमेशन। देन कैंडी बार्स जितनी भी आती हैं, प्रोसेस्ड मीट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, प्रोसेस्ड चीज इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। मोस्ट फास्ट फूड मील्स, हाई कैलोरी कॉफी ड्रिंक्स, एनीथिंग विच एडेड शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स, मोस्ट हाईली प्रोसेस्ड फूड। अब ये इस दिन भर हम लोग जैसा बिताते हैं उसमें सब कुछ आ गया है। एटलीस्ट जो हमारा मोटो है कि महीने में 3 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन, हफ्ते में 1 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन, साल भर में 7 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन, इन दिनों पे एटलीस्ट अगर हम ये कर ले जाएं
तो हमें बहुत फायदा होगा कि हम इस तरह की चीजों को ना शामिल करें जब भी हमें करना हो। व्हाट टू बिगिन कंज्यूमिंग, अब बात आती है हम क्या शुरू करें ऐसा कंज्यूम करना जिससे हमारा जो डिटॉक्स मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाए। हेल्दी डाइट आप सभी जानते हैं, अ हेल्दी डाइट इज अ डाइट दैट हेल्प्स मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। A healthy diet provides the body with essential nutrition, fluid, micronutrient, macronutrients and adequate amount of energy. In brief, हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। फूड टाइप्स कितनी तरीके के होते हैं, मोटा मोटा बेस्ड ऑन कैलोरीज, जो कि एलोपैथ में अगर पेशेंट सिक है या बीमार है तो उनको मतलब नहीं है कि वो मैगी खिला रहे हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खिला रहे हैं, उनको कैलोरीज से मतलब है कि पेशेंट को इतना कैलोरी दे दीजिए फिर आप मेडिसिन दे सकते हैं, राइट। बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट, तो मेनली न्यूट्रिएंट कितना चाहिए पेशेंट को उस पे डिपेंड करता है। आयुर्वेदा की डाइट बेस्ड ऑन वात पित्त कफ, बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है और उसके हिसाब से उन्होंने डाइट देनी है। बेस्ड ऑन एल्कलाइन एंड एसिडिक डाइट, जो कि नेचुरोपैथी का पार्ट है। बेस्ड ऑन हॉट एंड कोल्ड तासीर, प्रकृति कैसी है उस पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, वेदर कैसा है और इस खाने की तासीर कैसी है। बेस्ड ऑन सात्विक एंड तामसिक, ये अभी वैदिक डाइट का कल्चर है जो बहुत लाइमलाइट में है। तो ये इतनी तरीके के जो मुझे लग रहा था वो मैंने इस पे कंपाइल किए हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट की। वी कांट लिव विदाउट न्यूट्रिएंट, आवर बॉडी डोंट मेक देम, वी मस्ट ऑब्टेन देम फ्रॉम आवर डाइट। ये हम सबको समझना चाहिए। जो हम सब लोग इसकी बात करते हैं कि नेचुरोपैथी, वैदिक डाइट, इन सबको हमने देखा कि बहुत हद तक ये कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड लैक कर रहे हैं और बहुत लीन एंड थिन हो जाते हैं, प्रोटीन कम हो जाता है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। There are 6 classes of essential nutrients: carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals and water. ये आप सबको पता है। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की, ये भी सभी को पता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, we need them in large quantities and they provide calories, जिससे ATP मिलती है, ATP से हम काम करते हैं। और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, कोफैक्टर होते हैं जो कि छोटे अमाउंट में चाहिए और हमारे को काम करने की एनर्जी देते हैं। जो खास बात है उस पे पहुंचते हैं। एक एप्पल में 34 ग्राम ऑफ कार्ब होता है, 1 ग्राम प्रोटीन होता है और 0 ग्राम फैट होता है। पर एक मैकडोनाल्ड के बड़े बर्गर में 47 ग्राम कार्ब होता है, 24 ग्राम प्रोटीन होता है और 34 ग्राम फैट होता है। तो यहाँ पर हमको प्रोटीन तो अच्छा मिल रहा है। तो जो बच्चे कार्ब ये बर्गर खा रहे हैं चीज मिला करके, उनको प्रोटीन अच्छा मिल रहा है पर फैट भी तो कितने गुना ज्यादा जा रहा है, इस वजह से वो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट पता होने चाहिए, तभी हम एक अच्छी डाइट प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट के केस में जो हमें पता है विटामिन और मिनरल से मिलते हैं, जो अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा है। हाउ वी इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी में इन छोटे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो। विटामिन सी एंड प्लांट बेस्ड आयरन, ये अगर विटामिन सी हमको चाहिए, हमको ऐड करें हम प्लांट्स बेस्ड आयरन में, मतलब जो आयरन अगर हमको चाहिए तो हमें विटामिन सी उसमें मिलाना चाहिए, मतलब नींबू का यूज करना चाहिए। टोमेटोज खाना है तो ऑलिव ऑयल का यूज करना चाहिए उनके साथ, मतलब ये रिसर्च प्रूवन है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ इसको कंबाइन करते हैं तो हम सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। हल्दी, टर्मरिक के साथ ब्लैक पेपर, काली मिर्च का यूज करना चाहिए। विटामिन डी के साथ कैल्शियम का यूज करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन अभी हम आगे समझाते हैं क्या है ये। बीन्स और चिकपीस विद राइस, है ना, इनके साथ चावल का यूज करना चाहिए। फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? You need to eat handful of nuts to ensure that the absorption of vitamin K and vitamin A present in green leafy vegetables. ये भी किसी को नहीं पता है कि अगर हरी लीफी पत्तियां खाते हैं तो उसमें जो विटामिन ए और विटामिन के है वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नट्स जाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान देने की है कि अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन पता है विटामिन डी और कैल्शियम का, जो ऐड आने लग जाता है जिसको वो फोर्टिफाइड बना लेते हैं। सी एक मैसेज ये देना है कि हमारे पास 4 मिनट्स ही ब्रीफ है,
जो लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं वो रिज्वाइन कर लेंगे हमारे इस प्रोग्राम को। अब आता है कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये जानना जरूरी है कि हम कंप्लीट प्रोटीन किसे कहते हैं। जिनको, जैसे हम वैदिक डाइट फॉलो कर रहे हैं या वेजिटेरियन है सिर्फ, इन सब के कारण जो कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें हमारे 9 अमीनो एसिड एसेंशियल हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, उसमें मीट, पाउल्ट्री, डेयरी, एग्स एंड फिश आते हैं। सिर्फ इन्हीं में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। अब जो वेजिटेरियंस बचे वो लैक ऑफ अमीनो एसिड होते हैं और प्रोटीन ऑलरेडी कम हो जाती है। तो ऐसे में हम इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करें तो उसमें वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, सीड है। जितना भी हमको लगता है ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं, पर वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। और इनको जब हम एक दूसरे के साथ लेते हैं तब वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहते हैं। मतलब तब हमारी प्रोटीन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई और एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर सिंगल सिंगल लेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, तो हमें इन सब का मिक्सिंग करनी पड़ेगी, तभी हम उस कंप्लीट प्रोटीन के बराबर प्रोटीन ले पाएंगे जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है। और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, हर यौगिक वालों को भी और नेचुरोपैथ वालों को भी डाइट लिखने से पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। लेग्यूम्स क्या क्या है जो बार बार जिक्र आ रहा है, उसमें चिकपीस हैं, पीनट्स हैं, ग्रीन पीस, लाइमा बीन्स, किडनी बीन्स, ब्लैक आइड बीन्स और नवे बीन्स। तो ये इतनी तरीके के बीन्स सारे लेग्यूम कैटेगरी में आते हैं, जो आपने देखा कि हमारी इनकम्प्लीट प्रोटीन का इंपॉर्टेंट अंग है। हाउ टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए च्यू योर फूड माइंडफुली, अपने भोजन को माइंडफुलनेस के साथ चबाना चाहिए। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ भोजन करें। ऐसा ना हो कि आपका टीवी देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ईट फूड माइंडफुली, स्ट्रेस को हटाते हुए। ईट इट और ड्रिंक इट, मतलब खा रहे हैं तो उसको इतना च्यू करें कि वो पानी की तरह हो जाए, और पानी पिए तो भी माइंडफुलनेस के साथ होना चाहिए। अब क्या है, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक को डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या है? फर्मेंटेड फूड कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ओनली गुड फॉर डाइजेशन बट ऑल्सो फॉर गट हेल्थ, लाइक किमची, बटरमिल्क, पिकल्स। तो हमारे जो अचार हैं जिसमें राई का कंटेंट ज्यादा है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें B12 कंटेंट भी बढ़ जाता है। तो जितने भी खमीर उठने वाली चीजें हैं या अचार हैं, इनको यूज करना चाहिए। और घर के बने हो तो उसमें एसिड हम लोग नहीं डालते हैं, राई और सॉल्ट के साथ बनाते हैं, तो वो हमारे लिए प्रोबायोटिक का काम करते हैं। What is prebiotic? These are non-digestible food component which acts as food for gut biome. हमारे जो गट में बायोम है, जो फ्लोरा है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनके भोजन का वो काम करते हैं। उसमें लेग्यूम्स हैं, पोटैटोज हैं, ओट्स हैं, तो इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सो हमें लग रहा है कि हमें रिज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा बचा है 5 to 6 मिनट का, बट रिज्वाइन करके बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये प्रोबायोटिक और वर्सेस प्रीबायोटिक को हमने फिर से समझाया है। सो प्रोबायोटिक लिविंग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट ऐड टू दैट पॉपुलेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रीबायोटिक स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर्स, जो अभी बहुत लाइमलाइट में है कि आपको प्लांट बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट डाइट या उनके एब्स्ट्रैक्ट या फाइबर से बने हुए कैप्सूल्स ये सब खाने चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरनल जो गट फ्लोरा है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे एक प्रीबायोटिक फूड की लिस्ट भी दी हुई है, जिसको हम लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर भी बोला है और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेना। गार्लिक, अनियन, एस्पैरेगस, बनाना, बैर्ली वाटर, ओट्स, एप्पल, कोको, फ्लेक्स सीड, ब्रेन, व्हीट ब्रान, पोटैटोज एंड लेग्यूम्स। ये था प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। आप थे अभी तक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पे फूड क्या है। प्रीबायोटिक हमने समझा गार्लिक, अनियन, एस्पैरेगस, बनाना, बैर्ली वाटर, ओट्स, एप्पल्स, कोकोया, फ्लेक्सीड, व्हीट ब्रान, पोटैटोज एंड लेग्यूम्स। तो जो लोग पोटैटोज को गलत समझते हैं वो ना समझें, हाँ पोटैटो खाने के तरीके गलत है। अगर पोटैटो को हम बॉइल्ड फॉर्म में या रोस्टेड फॉर्म में यूज करते हैं तो पोटैटो से अच्छा न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है। सो सारी चीजों को ही जितना आप रॉ यूज करेंगे उतना अच्छा है।
इसी तरह प्रोबायोटिक में योगर्ट है, पिकल्स हैं, और भी तरीके के कैफीर है, ये सब हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, पर फर्मेंट किया जाए किसी भी तरीके से, सब लोग अपने अपने तरीके से फर्मेंट करते हैं। टी को भी फर्मेंट करते हैं जगह जगह लोग, और बटर मिल्क सभी जानते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं। तो इस तरीके से जो भी जिसके यहाँ, जैसे होली के टाइम पे, इसके पहले हम लोग राई वगैरह को करते थे, राई में डाल करके गाजर का, चुकंदर, बीटरूट का जब बनाते हैं, तो वो भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग आप सोचो कि किस तरीके से हम चीजों को फर्मेंट करके यूज करें। Natural vitamins and supplement, eating well balanced diet, exercising regularly, getting enough sleep, not always possible, especially when the balancing the demand of life। ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि आपका पूरे दिन में मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट सब पूरे हों। तो इसको देखते हुए कुछ सप्लीमेंट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहिए बॉडी में टाइम टू टाइम, एजिंग के साथ साथ, जनरली 40s के आसपास या 45 के आसपास। तो उसमें कुछ चीजों में मैंने देखा है और प्रिस्क्राइब भी किया है। अश्वगंधा, जिसमें मेडिसिनल हर्ब है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और फटीग से काम करता है। फिर है रोडियोला रोजिया, आप लोग प्लीज कर ले अपनी तरफ। Rhodiola rosea, herbs that grow in cold mountains regions, work on physical and mental fatigue। ठीक है, तो ये इस तरीके से विटामिन B12 के लिए भी ये यूज की जाती है। It keeps your body's nerves and blood cells healthy and prevent anemia. Helps transform the food you eat into energy that your cell can use। तो ये आपको हर्ब्स कहीं पे भी मिल जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है, ऑनलाइन आजकल सारी चीजें हैं, और आप इनको और देखोगे तो और भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसी तरीके से विटामिन B12 के लिए मीट, फिश एंड डेयरी के प्रोडक्ट। मैम सॉरी डिस्टर्बिंग, कुछ मेंबर्स अलाउड नहीं हो रहे, आप प्लीज देख लीजिए, एक बार अलाउ कीजिए उनको। ओके 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 ओके, जस्ट वेट। मैसेज है इस पे नीचे, कॉल किया। एंड प्लीज मैम के अलावा बाकी सारे लोग अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब होता है बीच में। थैंक यू। सो अभी हम लोग थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, जिनका छूट गया है। कहने का मतलब है कि इतनी भागम भाग लाइफ है कि कभी कभी पूरा जितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए पूरा नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स पे आना चाहिए, और प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट अच्छे हैं क्योंकि ये बॉडी को एब्जॉर्ब अच्छे से होते हैं बॉडी में। सो अश्वगंधा है, रोडियोलोसा रोजिया है विटामिन B12 के लिए। इस तरीके से और भी हर्ब्स हैं, विटामिन B12 है, आयरन है। आयरन तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, a protein in red blood cells that transport oxygen from lungs to organs and tissues throughout your source। मीट एंड सी फूड में ज्यादा अच्छे से होता है। तो वेजिटेरियन में सोर्स है आपका कर्ड है, मिल्क है, फोर्टिफाइड सोया है, आलमंड मिल्क है, तो इनसे आप ले सकते हैं। सो मेलाटोनिन जो कंपाउंड है वो बॉडी में जरूरी है, नेचुरल हार्मोन है that plays a role in sleep। नींद नहीं आना शुरू हो जाएगी तो इसके लिए मेलाटोनिन जरूरी है। राइजिंग इन द इवनिंग एंड फॉलिंग इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह के समय ये अपने आप कम हो जाता है। इसकी कमी से इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके सोर्सेज आपको पता ही है, नट्स है, मिल्क है, फिश है, चेरीज है, बेरीज एंड एग्स हैं। ज्यादातर कंटेंट नॉन वेजिटेरियंस के पास ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ध्यान दे करके वेजिटेरियन डाइट लिखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, तभी इस डिफिशियंसी से ऊपर आ पाएंगे। नहीं तो मैक्सिमम कोविड पेशेंट योग वाले, नेचुरोपैथ वाले और हम वैदिक वाले और वेजिटेरियंस थे। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, और मैं सच में, मैं खुद भी वेजिटेरियन डाइट पे रहती हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों को कॉम्पिटिट करने के लिए। इसी तरह
कोबाल्ट 10 है एक कंपाउंड जो बॉडी के लिए जरूरी है। दे आर फाउंड इन सेल एंड मेड नेचुरली इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर खुद से बनता है। All cells use cobalt 10 to make energy and protect themselves from oxidative damage. Source fish, meat and nuts. मैक्सिमम नट्स पे आइए, सीड्स पे आइए, इनका डेली जरूरी है पूरी भरपूर मात्रा में यूज करना और सोक्ड फॉर्म में यूज करना। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान दे करके डाइट को कंपाइल किया जाए। Supplement with tyrosine may help restore level of neurotransmitter in your body. They are by helping improve mental congestion and energy level. ठीक है, सप्लीमेंट देने से हमेशा ही चूज करिए। कभी प्लांट बेस्ड चूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप एलोपैथ पे भी जा सकते हैं अगर बॉडी रिक्वायर करती है। कैफीन विद एल-थाइनिन, ये भी सारे, ये किसमें है, अभी हमारे एक नोन ने मशरूम का कल्टीवेशन भी शुरू करा है, तो अभी हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा भी। तो एल-थाइनिन इज अ अमीनो एसिड फाउंड नेचुरली इन टी, सम मशरूम्स। सोर्स ऑफ कैफीन आर कॉफी, टी, कोको, बेवरेज, एनर्जी ड्रिंक्स एंड सोडास। Combining caffeine with L-theanine is effective way to increase your energy level while reducing side effects. ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो करते हैं पर बहुत सारी चीजें भी देते हैं, तो जरूरत से ज्यादा कैफीन नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा टी नहीं होनी चाहिए। मशरूम बहुत ज्यादा वेजिटेरियन डाइट में एक अच्छा सोर्स है हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और अमाइनो एसिड की पूर्ति करने के लिए, और प्रोटीन का भी रिच सोर्स है, तो मशरूम हमारी डाइट में ऐड हो सकते हैं। हाउ वी गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट, अब हमें न्यूट्रिएंट पूरे कैसे मिलेंगे, तो एक समराइज जो हमने अगर इसको कैलकुलेट किया तो लिखा है, ये बहुत ही छोटा ब्रीफ है कि 2 कप पर वीक डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, है ना, हफ्ते में 2 बार। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वैसी नहीं जिन्हें हम भून भान के खा लेते हैं, मतलब उनको ऐसे ही सीज कर दिया जाए या रॉ फॉर्म में जब हम खाते हैं तो ये कम से कम 2 कप हमारी बॉडी में जाए। 6 कप पर वीक रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, तो जैसे हमारी कैप्सिकम आती हैं और भी अलग अलग तरीके की जब कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं तो वो 6 कप के आसपास हो, ये ध्यान रहे कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा लें। जैसे बीट रूट है और हमारी शिमला मिर्च जैसे कि मैंने बोला। 2 cups पर वीक ऑफ लेग्यूम्स, बीन्स एंड पीस, इनके बारे में, लेग्यूम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि ये प्रोबायोटिक फूड के अंतर्गत भी आते हैं, तो इन पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। 6 cups ऑफ पर वीक ऑफ स्टार्ची वेजीज, पोटैटोज, ग्रीन पीस एंड कॉर्न्स, है ना। तो ये सारी चीजें भी हटा देते हैं अपन, सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है, उस चक्कर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है, तो इनका भी ध्यान रखना है। स्टार्ची वेजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। थैंक यू। सो अभी हम वापस आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, और आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें या और इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो हमसे पूछ सकते हैं। अपने आप को म्यूट कीजिए और जो भी आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप मैम से पूछ सकते हैं। शिखा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को कैसे मतलब हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं? वैसे जैसे अगर कई बार आप एक तरह के फ्रूट्स भी खा लो, मतलब 2-3 तरह के फ्रूट्स भी खा लो, तो भी कई बार ब्लोटिंग हो जाती है, तो मतलब वो कैसे पता चलेगा कि किस तरह के फूड को हमें कंबाइन करना चाहिए? जनरली फ्रूट्स हो या फूड हो, किसी पर्टिकुलर फूड के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, अदरवाइज सिट्रस और वाटर कंटेंट जिनमें ज्यादा है उनको अलग रखना चाहिए। जिन फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा है, जूसी फ्रूट्स है ना, उनको अलग रखना चाहिए। जैसे ऑरेंजेस हैं, उनको हम बनाना, एप्पल और पपाया के साथ नहीं खा सकते। इसी तरह कुकुम्बर है, उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है। मेलन और वाटरमेलन में पानी का कंटेंट ज्यादा है, तो वो पानी के साथ जाकर के न्यूट्रिएंट को ज्यादा डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम खाने के बाद पानी पीने को क्यों मना करते हैं, क्योंकि हमारे जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट वो डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, और उनको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम ऐसे समझें कि अगर हम कढ़ाई में सब्जी को डाला और हम उसमें खूब सारा पानी डाल के ढके तो बहुत टाइम लगेगा उसको पकने में, और अगर हम सब्जियों को डाला और उसमें सॉल्ट वगैरह डाल के ढक दे तो वो बहुत कम टाइम में पक जाएगी।
ठीक है। तो इसी तरीके से वाटर कंटेंट के साथ वाटरी फ्रूट्स को अलग करना चाहिए और जिनमें वाटर कंटेंट नहीं है उनको अलग खाना चाहिए। तो पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये कम पसंद हो तो उससे इरिटेशन हो सकता है, वो आपको पर्सन टू पर्सन चेक करना पड़ेगा। मेनली इसी बात का ध्यान रखना है कि हम जूसी फ्रूट्स को अलग रखें। यस, मेरा नंबर आप ले सकते हैं 9793849333। मैं टाइप कर दे रही हूँ। दीदी इसका एक ये नहीं मिल जाए, इसका अपने को सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस आपने हम इतना- हम पूरे के पूरे खुद ही हाँ। सिनॉप्सिस हैं। नहीं वैसे नहीं, क्योंकि जनरली क्या है, जितना आपने बताया जी मेरे ख्याल से इतने जन हम लोग देख रहे हैं, कितना जन कितना समझा क्या नहीं समझा मेरे को नहीं मालूम। मैं तो जितना समझा उतना ही पूछ रहा हूँ कि सिनॉप्सिस होने से ये पता है कि एक आलू खाया। जी जी मैं वेजिटेबल का, ठीक है आप जानते हैं मैं क्या खाता हूँ, लेकिन जैसे आपने वेजिटेबल बोला, अब जैसे वेजिटेबल जूस मैं पीता हूँ, जी 1 गिलास पीता हूँ, रोज पीता हूँ, तो वो चलेगा। उसके साथ सूप पीते हैं अपने रात को, तो उसमें अपने एक चुकंदर भी है और आपके टोमेटो भी है, गाजर भी है, वो चलेगा। तो ये थोड़ा सा होने से क्लियर कट आइडियाज या पिक्चर्स आ जाएगी शायद। कोई दिक्कत नहीं है। सीमा जी के थ्रू ये ज्वाइन किया सभी ने, तो सीमा जी इसका हम YouTube पे डाल करके ये पूरा प्रोग्राम शेयर कर देंगे और आप लोगों को भी वो लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी हमने पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाया है, तो जब वो आएगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको राइट अप लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। और वैसे भी मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, इस कंटेंट को मैंने 3 डेज में पढ़ाया नहीं, है। आपका नंबर है ना सबके पास, तो फिर अगर स्पीड ज्यादा है तो उसको तो स्लो कर लेंगे हम लोग, क्योंकि फिर तो ना 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस टॉक होती है ना, कि आप लोग उसको खोजें, फिर समझें और तब अप्लाई करें। रेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 12 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, बेसिक नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 13 डेज का 2 वीक्स के आसपास का प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं नेचुरोपैथी पढ़ाती हूँ, जिसमें नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, डाइट कॉन्सेप्ट एंड मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्पेस थेरेपी, सनबीम थेरेपी, कलर थेरेपी, मसाज थेरेपी, ये सारी चीजें कंबाइन है 1-to-1 हर दिन के प्रोग्राम में। इसका मैं पीडीएफ, नोट्स, वीडियो क्लिप्स सभी देती हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने डॉक्टर स्वयं बने, कि घर बैठे आप धूप, हवा, मिट्टी, पानी से कैसे इलाज कर सकते हैं सही तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा को जान करके, ठीक है। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और सीमा जी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेस्ट इसके रिगार्डिंग इस प्रोग्राम जो अभी मैंने टॉक दी, इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। एक चीज मैं शिखा जी, सप्लीमेंट्स है अपने लोग जी आप जो ये नेचुरोपैथी का ट्रेनिंग दे रही हैं, ये लाजवाब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपकी 7 बार क्लास अटेंड कर चुका हूँ और मैं रेगुलर करते ही रहूंगा। और यहाँ जितने भी हैं मेरे ख्याल से कई एक जन हैं जो आपकी क्लास पहले ज्वाइन कर रखे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको इसको समझना चाहिए, नेचुरोपैथी क्या है। बहुत अच्छी चीज है और बड़ा आराम है, इससे आराम बहुत होता है। जी, थैंक यू शिव चंद्र जी, कलकत्ता से हैं आप। और एक्चुअली 2-4 लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं हमेशा, सो थैंक यू। हाँ, आप सुष्मिता जी सॉरी क्या मैं पूछ रही थी, बताएं। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ ऐसे मतलब सप्लीमेंट्स जो आप रिकमेंड कर सकते हैं जो हम लोग इर्रिस्पेक्टिव हम डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वो कौन से सप्लीमेंट होंगे? अभी सप्लीमेंट पे इतना काम किया नहीं है, जैसे अश्वगंधा आप बता रहे थे, चीजें मैंने लिखी हैं वही है। मैं थोड़ा सा और उस पे काम करूंगी तभी दूंगी। तो जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन डिटेल थी। आप में से नेचुरोपैथी पूछो, सप्लीमेंट नहीं। मैं सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको डाला है उसमें कि समटाइम्स आपको खाने पड़ेंगे। नहीं, एज लॉन्ग एज डाइट से और नेचुरोपैथी से कवर हो जाता है तो सप्लीमेंट हम भी ऐड नहीं करना चाहेंगे। मतलब जस्ट आई वाज थिंकिंग कि अगर कुछ रिकमेंडेड है सप्लीमेंट जो ऐड होनी चाहिए तो फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। टाइम पे बताएंगे अगर कुछ ऐसा लगता है, ठीक है।
बहुत बहुत नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगी, ठीक है। ऐड किया था जस्ट फॉर अवेयरनेस, तो आप उसमें से अगर कुछ लेना चाहें, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं लिखती हूँ अगर अपनी पीपीटी में, तो वो रिसर्च प्रूवन होती हैं, आपको गूगल अपडेट भी मिल जाएगी, तो ऐसे ही नहीं लिखती, ठीक है। तो आप उस पे हेल्प ले सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाह रहे? मैम बताएं। मैम ये पूछना था कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं हम, तो जब फास्टिंग ब्रेक होती है उसके बाद फर्स्ट जो ब्रेकफास्ट में मतलब क्या लेना चाहिए, क्या मील फर्स्ट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लेमन वाटर होना चाहिए, जो बॉडी को क्लींजिंग का काम करता है। विटामिन सी हमेशा ही आपकी बॉडी में एक स्वीपर का काम करता है, जो बॉडी को वाइप आउट करता है। पर कभी कभी नहीं अच्छा रहता है वो, तो अगर आपको सही तरीके का हनी मिल जाए रॉ, तो हनी अच्छा है, ठीक है। तो हनी लेमन वाटर भी अच्छा है, सिर्फ हनी वाटर भी अच्छा है, सिर्फ लेमन वाटर भी अच्छा है। अगर ये पूरा ही कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है किसी को, तो रेजिन्स अच्छे हैं, भीगे हुए मुनक्के या किशमिश, इनसे शुरुआत होनी चाहिए जी। मेनोपॉज के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन फिर से जुड़े रहेंगे, फिर से हम लोग कंपाइल करके राधिका जी के साथ, सीमा जी के साथ सेशंस करते रहेंगे। तो मेनोपॉज पे भी सेशन करेंगे और प्रेगनेंसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। डाइट, न्यूट्रिशन एंड नेचुरोपैथी, सो वो हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। ओके, सो आई थिंक सीमा जी कंक्लूड किया जाए इसको। थैंक यू मैम, थैंक आपने यू। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो आज न्यूट्रिशन के बारे में इतना अच्छा नॉलेज हम सभी को दिया कि आई थिंक यहाँ पे जितने भी मेंबर है, वो कुछ मेंबर हमारे मेडिकल से कनेक्टेड है, तो कोई नॉन मेडिकल भी है। तो बहुत इजी तरीके से आपने सारे न्यूट्रिशन को किस तरह से बैलेंस करने हैं, कैसे कंसेप्ट है न्यूट्रिशन की, आपने बहुत अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप सभी भी हमारे साथ जुड़े और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आज आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much, नमस्कार। Seema. Thank you so much, Tika ji. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am. राधिका, थैंक यू Thank you so एवरीवन। much.